जी बेटा, हमारा आज का उन्वान नसूख का ख्वाब और ये डिप्टी नज़ीर अहमद साहब की नावल से इक़्तिबास है। ठीक है। ज़ेल उन्वान हमारा आज का बहुत अहम है, सियाक़ व सबाक़ का तरीका। अक्सर इम्तिहानात में यह सवाल आता है और इसके 8 नंबरात होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको आपने अच्छी तरीके से समझना है ताकि आपको पता चले कि सियाक़ व सबाक़ को किस तरह से हल किया जाता है और इसका तरीका क्या है। बहुत से बच्चों को इसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ये है मुश्किल नहीं, लेकिन हम लोगों ने इसको खुद से कन्फ्यूजन होती है इसमें। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको ये आसानी से आप सियाक़ व सबाक़ को हल कर सकोगे। सवाल अक्सर बेशतर ऐसे ही आता है कि सियाक़ व सबाक़ का हवाला देकर इक़्तिबास की वजाहत करें। ठीक है, या ऐसे आ सकता है कि सियाक़ व सबाक़ का हवाला देकर इबारत की तशरीह करें। ठीक है, तो इसी तरह के सवाल आपके सामने बोर्ड के पेपर्स में आते हैं। तो इसका हल ये है कि आसान है, इसमें कोई आप ज़रा बस तवज्जो से इन पॉइंट्स को नोट कर ले। हल इसका 3 सुर्खियाँ हम देंगे। जब हमने सियाक़ व सबाक़ का हल करना हो तो उसके लिए हमने 3 सुर्खियाँ देनी होती है। ठीक है, 3 सुर्खियों में सबसे पहले हम जो सुर्खी देंगे वो लिखेंगे हवाले मतन। हवाले मतन के अंदर हम क्या करेंगे कि इसमें हम लिखेंगे सबक का नाम और उसके साथ मुसन्निफ का नाम। क्या? सबक का नाम। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये इक़्तिबास हमें दिया गया है नसूख के ख्वाब से। ठीक है, सबक नसूख के ख्वाब से हमें इक़्तिबास दिया गया है, तो हम सबक का नाम लिख लेंगे नसूख का ख्वाब। ठीक है, सुर्खी डाल लेंगे हवाले मतन। ठीक है, हवाले मतन की सुर्खी इस तरह लिख के, तो इसके आगे हम लिख लेंगे कि सबक का नाम और ठीक है, तो नसूख का ख्वाब और मुसन्निफ का नाम। ठीक है, तो वो आपके सामने ये क्लियर हो जाएगा। तो सबक का नाम और मुसन्निफ का नाम। असल में वो ये पूछना चाह रहे हैं कि तालिब इल्म को ये पता हो कि ये सबक कहाँ से आया है, तो ये है सबक का नाम और मुसन्निफ का नाम ये आपने लिख देना है। ठीक है, इसके बाद दूसरी सुर्खी जो आती है वो है सियाक़ व सबाक़। सियाक़ व सबाक़ में आपने क्या करना है कि सियाक़ व सबाक़ में कहानी या मजमून, कहानी हो, मजमून हो, नावल हो, अफसाना हो, जो भी आपके सामने इबारत या इक़्तिबास रखी गई हो, तो उसको आपने गौर से देखना है कि ये कहाँ से आया है। कि ये सबक, जब आप तो सबक पढ़ते किताब आपने पढ़ा हुआ होगा, तो आपके जहन में वो खाका होगा कि आपने ये सबक कहाँ से आए। मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, बार बार मैं आपको यही कहता हूँ कि आपने जो भी सबक आप पढ़े तो उसके अहम नुकात को आप नोट कर ले। उसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चलेगा कि सबक कहाँ से आया है। ठीक है, तो उसमें सियाक़ व सबाक़ में आपको बड़ी आसानी होगी उससे। तो सियाक़ व सबाक़ में कहानी या मजमून के जिस मौक़ो महल से, यानी जिस सिचुएशन से ये इबारत ली गई है, यानी जिस वक्त से ये इबारत ली गई है, उस हिस्से का जिक्र करना होता है कि अल्फाज किसने कहे थे और किस मौके पर कहे थे। यानी अगर कोई बात करे कि जिस तरह हम नसूख की ख्वाब में देखते हैं कि नसूख अदालत में होता है। ठीक है, और मुल्ज़िमान वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे उनके वालिद साहब भी होते हैं, तो ये मौका महल है कि वो अल्लाह ताला की अदालत में है और वालिद साहब भी उनके साथ मिल रहे हैं और उनके दरमियान गुफ्तगू होती है। तो अगर ये नसूख के ख्वाब को आपने इसी इक़्तिबास को हल करना है तो आपने यही लिखना है इसमें कि नसूख अपने वालिद साहब से मुलाकात करता है और उसमें इस मौके पर उनके दरमियान जो गुफ्तगू होती है उसको आपने लिखनी है। ठीक है, आपके ज़हन में सबक का खाका होता है, उसी को आपने यहाँ पे लिखना होता है। अगर किसी मजमून से बात ली गई हो तो आगे पीछे के हालात इख्तिसार से लिखने होते हैं ताकि दी गई इबारत से तसलसल पैदा हो जाए। यानी उससे आगे पीछे सियाक़ व सबाक़ का मतलब यही है कि इस पैराग्राफ से या इस इबारत से आगे क्या वाक़या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था, तो इसकी आपको वजाहत करनी होगी और हालात इख्तिसार से लिखने होते हैं। इतनी तफसील में आपने नहीं जाना, सिर्फ आपने इतने इख्तिसार लिखना है कि समझ आ जाए कि ये कहाँ से ली गई है, ताकि दी गई इबारत से तसलसल पैदा हो जाए, ताकि जो मुम्तहिन है या जो पेपर चेक करने वाले हैं उसे पता चले कि इस बच्चे को या इस तालिब इल्म को ये पता है कि ये इबारत कहाँ से हमारे पास आई है। ये सियाक़ व सबाक़ 5 सतूर से ज़्यादा ना हो, 5-6 सतूर से आपने ये ज़्यादा नहीं लिखनी। ठीक है, ये आपके लिए इसका तरीका है। हमारे पास अब तक 2 बातें हल हो गई।
एक हवाले मतन, इसमें हमने मुसन्निफ का और सबक का नाम लिख लिया। दूसरे हमारे पास आ गया सियाक व सबाक, इसमें कहानी या मजमून जो जिसमें मौका महर से ली गई हो उसका जिक्र करना होता है, और ये अल्फाज किसने कहे थे और किस मौके पर कहे थे, तो ये हमने लिखना होता है। और अगर किसी मजमून से बात ली गई हो तो आगे पीछे के हालात इख्तिसार से लिखने होते हैं ताकि दी गई बात से तसलसल पैदा हो जाए। और अहम बात ये है सियाक व सबाक 5 सतूर से या 6 सतूर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं वजाहत या तशरीह की तरफ, ये बहुत अहम है। ठीक है, वजाहत या तशरीह में हमने क्या करना होता है कि इबारत में मौजूद मुश्किल अल्फाज, ठीक है, मुश्किल अल्फाज मुहावरात को सादा और सलीस आसान उर्दू में बदला जाता है। हमने जो मुश्किल अल्फाज उसके होते हैं इबारत को हमने गौर से पढ़ना होते, बहुत अहम हिस्सा है, उसको गौर से हमने पढ़ के तो उसके मुतालिक जो मुहावरात वहाँ पे आते हैं या मुश्किलात आती है उसके आपने आसान और सादा उर्दू लिखनी है। ठीक है, चूंकि इस हिस्से में इबारत की तशरीह होती है इसलिए हिस्सा असल इबारत से 2 चंद भी हो सकता है, यानी अगर इबारत आपको 4 लाइन की दी गई हो तो ये 8-10 लाइन भी हो सकती है, क्योंकि इसमें आपने इसकी वजाहत करनी होती है, इसकी तशरीह करनी होती है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसके बाद इस सियाक व सबाक का जो तरीका है इसको आपने बखूबी समझ लिया होगा, और जो हमारे मश्क में सियाक व सबाक के सवाल